Okay, so we are doing past paper May June 2019 paper 1 variant 2. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो, ये पास्ट पेपर कर रहे हो ना, तो फौरन से आंसर करने की खुद कोशिश करो, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोगों की तैयारी कैसी है. अभी थोड़ी देर बाद मैं क्लास रखूंगा वापस, थोड़ी देर बाद रात में रख लूंगा, वरना उसमें मैं February March 2023 करा दूंगा. ठीक है. A government wishes to increase agricultural output. It gives farmers the tools to irrigate the farmer's field. Which factors of production are provided by the farmer? देखो भाई, ये फार्मर को दे रहा है टूल्स. तो टूल्स क्या है भाई? क्या है भाई टूल्स? फील्ड. ठीक है, तो फार्मर को फील्ड दे रहा है. फील्ड का मतलब इट गिव्स फार्मर्स द टूल्स टू इरिगेट द लैंड फार्मर्स फील्ड. ठीक है, तो फील्ड क्या है? फील्ड जो है वो आपका लैंड है. ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने है. ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है. कैपिटल और एंटरप्राइज नहीं हो सकता, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का कोई जिक्र नहीं है इधर. अगेन एंटरप्राइज लेबर नहीं हो सकता, और लैंड और कैपिटल नहीं हो सकता. कैपिटल मशीन वगैरह इन्वॉल्व करता है. नहीं, कैपिटल में मशीन्स वगैरह आता है. ठीक है, सही है. इसका आंसर सी बनता है. ठीक है, ये बहुत इजी एमसीक्यू है, गलत अब नहीं होना चाहिए. ऐसे 6-7 कर लिए. ठीक है, नहीं, टूल्स मशीन्स नहीं होती भाई. Diagram shows a production possibility curve for an economy that produces both capital goods and consumer goods. At which point will the economy show the highest potential for sustained long run economic growth? पहले मैंने तुम लोगों को एक बात ये बताई थी कि कैपिटल गुड वो गुड होता है, कैपिटल गुड वो गुड होता है जो कैपिटल गुड वो गुड होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड होता है, क्योंकि वो दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करता है. ठीक है, अच्छा अब आप देखो, इस बार इस एक्सिस के ऊपर कंज्यूमर गुड लिखा हुआ है और नीचे वाली एक्सिस के ऊपर कैपिटल गुड लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा पॉइंट है पीपीसी के ऊपर जो कि हाईएस्ट पोटेंशियल बता रहा है कि ये इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल होगी. तो ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो जो है वो आपकी एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए तो नहीं हो सकता. डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाओगे, कैपिटल गुड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं, जब आप कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाओगे तो आप अपने पोटेंशियल पर काम कर रहे हो. ठीक है, ठीक है, जब आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हो. ठीक है, जब आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अपने किसके ऊपर काम कर रहे हो? आप अपने पोटेंशियल के ऊपर काम कर रहे हो. ठीक है, सही. ठीक है, चलो. In recent year, more golf courses which use large quantities of water have opened in China. What may be the opportunity cost of this? Cost of water? No. Loss of farmland? Yes. Sale of golf equipment? No. Wages of golf course staff? नहीं. इसका आंसर बनता है 1 का बी. भाई इसने गोल्फ कोर्स जो है वो फार्म लैंड के ऊपर ओपन करा है, तो जिस लैंड के ऊपर इसने गोल्फ कोर्स ओपन करा होगा उस लैंड को लूज करना इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन. ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी बनता है. जो भी गोल्फ कोर्स ओपन करने का ऑल्टरनेटिव है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है, Cuba is implementing free market reform. What is the likely advantage of this? बताओ. फ्री मार्केट, फ्री मार्केट, फ्री मार्केट, मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा है. मार्केट इकोनॉमी वो होती है, वापस आज बता रहा हूँ, जिसके अंदर कौन होता है? जिसके अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है. हर पास पेपर में ये सवाल आता है मार्केट, कमांड, प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर. प्राइवेट प्रोड्यूसर यानी कि कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, सही. प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सही है. तो व्हाट इज लाइकली एडवांटेज ऑफ दिस? अ वाइडर रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. यस. ग्रेटर इक्वालिटी, ग्रेटर इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. नहीं, इक्वालिटी नहीं होती है. क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है.
क्योंकि प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। इंक्रीज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब वो प्लैंड इकोनॉमी का फीचर है, वो मार्केट इकोनॉमी का फीचर ही नहीं हो सकता, इसलिए सी भी गलत है। लेस कंजम्पशन ऑफ गुड्स विद एक्सटर्नल कॉस्ट, वो गुड्स जो एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से गुड होते हैं, वो होते हैं डीमेरिट गुड्स। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर डीमेरिट गुड्स की क्या होती है, ओवर एलोकेशन होती है, ओवर कंजम्पशन होती है, नॉट अंडर कंजम्पशन, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है, तो इसका आंसर ए बनता है, ठीक है। सही है, मैं रीजनिंग के साथ सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 4 का आंसर ए बनता है, सही है। 5, an airline upgrades its services by providing bigger aircraft, ठीक है। The airline claims that it will reduce catering waste and lower carbon CO2 emissions per passenger journey, although fares may rise. What is the private cost and an external benefit of this decision? पहले मुझे बता दो कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कौन बेयर कर रहा होता है, कंज्यूमर। आज रिवाइज करा देता हूं, और कौन बेयर कर रहा होता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कौन कौन बेयर कर रहा होता है, कंज्यूमर, और कौन बेयर कर रहा होता है, प्रोड्यूसर। देखो कंज्यूमर के लिए याद रखना, प्राइवेट कॉस्ट होगी प्राइस ऑफ गुड, जो भी वो किसी भी गुड की वो प्राइस पे कर रहा है वो इसकी प्राइवेट कॉस्ट है। प्रोड्यूसर के लिए प्राइवेट कॉस्ट क्या है, उस गुड को बनाने की कॉस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूसर की कॉस्ट है उस गुड को बनाने की कॉस्ट, और कंज्यूमर की कॉस्ट है उस गुड की प्राइस। एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करेगी, थर्ड पार्टी मतलब जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, और इसकी एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट। मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी इतनी बार मिसाल दी है, आज फिर से मिसाल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने एक सिगरेट की फैक्ट्री ओपन करी है, तो जिस सिगरेट की फैक्ट्री मैंने ओपन करी ना, उसकी कुछ प्राइवेट कॉस्ट होगी और उसका कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट होगा। प्राइवेट कॉस्ट ये होगी कि कंज्यूमर को कॉस्ट लगेगी सिगरेट की प्राइस की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर को कॉस्ट लगेगी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की। और एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी को क्या मिलेगा, लेट सपोज कि मैंने अपनी फैक्ट्री कहीं दूर दराज इलाके में लगाई है, और वहां पे बराबर में एक है ना विलेज टाइप था, ठीक है। और वहां से लोग है ना मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे, तो मेरी फैक्ट्री लगाने की वजह से दूसरे लोगों को फायदा हुआ, दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, तो वो दूसरे लोग कौन थे, वो थर्ड पार्टी थी। तो इस थर्ड पार्टी बेनिफिट को क्या कहते हैं, इस थर्ड पार्टी बेनिफिट को वी कॉल इट एक्सटर्नल बेनिफिट, ओके, ठीक है। ये थर्ड पार्टी बेनिफिट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस थर्ड पार्टी बेनिफिट इज नोन। चलो, तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी को रिसीव होता है और थर्ड पार्टी को एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में रिसीव होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। An airline upgrades its services by providing bigger aircraft. The airline claims it will reduce catering waste and lower carbon emissions per passenger journey, although fares may rise. तो ये पूछ रहा है कि प्राइवेट कॉस्ट क्या है। देखो इसने बोल दिया कि फेयर्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे, और मैंने अभी बताया कि प्राइवेट कॉस्ट होती है प्राइस की फॉर्म में, कंज्यूमर के लिए प्राइवेट कॉस्ट होती है प्राइस की फॉर्म में, तो कंज्यूमर क्या पे करेगा, हायर फेयर। तो एक बात पता चल गई है कि प्राइवेट कॉस्ट यही है। अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ दूं ना, तो ये लोअर CO2, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है, ये भी एक्सटर्नल बेनिफिट है, मतलब आप समझो कि आप एक्सटर्नल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आप एक्सटर्नल कॉस्ट को रिड्यूस करो, इन दोनों ऑप्शंस के अंदर सी और डी में यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सटर्नल कॉस्ट। और ये जो बिगर एयरक्राफ्ट है ना, ये प्राइवेट कॉस्ट तो है, लेकिन ये किसकी प्राइवेट कॉस्ट है, ये प्राइवेट कॉस्ट प्रोड्यूसर की है। और ये प्राइवेट कॉस्ट जो है ना, ये प्राइवेट कॉस्ट है कंज्यूमर की, ठीक है, सही है। अब एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा, हायर फेयर बेनिफिट थोड़ी है, हायर फेयर तो एक कॉस्ट है, तो ए भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वाले को पहले गलत कर देते हैं, ए तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत। अच्छा, लोअर CO2 ये एक्सटर्नल बेनिफिट है, ठीक है, इसका आंसर बी है, लेकिन मैं आपको बाकी भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। सी बिगर एयरक्राफ्ट, अगेन ये भी एक प्राइवेट कॉस्ट है। लेस केटरिंग वेस्ट, ये एक एक्सटर्नल बेनिफिट है, लेकिन जो इसके बराबर वाला ऑप्शन है वो एक एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो इसलिए ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है, आंसर इज बी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जो 6th वाला MCQ है, दिस इज अ 1 सेकंड MCQ, ये लो। What could be concluded
फ्रॉम द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट शोन इन द डायग्राम। ये जो डिमांड कर्व बना हुआ है ये कौन सी इलास्टिसिटी का है? ये जो डिमांड कर्व बना हुआ है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। ये डिमांड कर्व किसका है? ये डिमांड कर्व है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में पीईडी 0 होता है और कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। इसको हम लोग नेचुरल मोनोपोली भी कहते हैं, ठीक है, नो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, इसको नेचुरल मोनोपोली भी कहते हैं। और ये जो एक फर्म होती है जिसकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है, इट्स अ प्राइस मेकर। ये अपनी प्राइस को खुद से डिसाइड करता है, ठीक है। और इसका जो कर्व है वो कौन सा बना हुआ है? दिस कर्व इज नोन एज वर्टिकल कर्व। ये कर्व वर्टिकल होता है, ठीक है। फिर सिंस इसके अंदर नो रिस्पॉन्सिवनेस है तो अगर आप प्राइस को 10% से बढ़ाते भी हो तो क्वांटिटी डिमांड इज अनचेंजेबल और आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल परसेंटेज से बढ़ जाएगा। सो यू गॉट योर आंसर, ठीक है। व्हाट अब बताओ क्या होगा? प्राइस इंक्रीज विल रेज द प्रोड्यूसर रेवेन्यू। यस, जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू अ राइज इन प्राइस। नो, the producer is one with many substitutes. No, demand perfectly inelastic है, ये elastic demand का फीचर है, ठीक है, सही है। there are 20 people able to buy the product, ये तो डिमांड की डेफिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर बनता है 6 का ए, ठीक है। चलो 6A। नेक्स्ट 7, बहुत इजी एमसीक्यू। A mobile cell phone operator increases the price of making calls on its network. After the price increase, the revenue of the mobile phone operator falls by 10%. अब आप इसको ढूंढ के दो कि ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी है जिसके अंदर ये प्राइस को बढ़ाएगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्या बोल रही है कि जैसे ही इसने प्राइस को बढ़ाया, जैसे ही इसने प्राइस को बढ़ाया तो इसका रेवेन्यू 10% से कम हो गया। आओ एक एक ऑप्शन कर करके चेक कर लेते हैं। इलास्टिक में अगर ये प्राइस को थोड़े से भी बढ़ाता है तो क्वांटिटी ज्यादा से कम हो जाएगी, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, सही है, और टोटल रेवेन्यू ज्यादा से कम होगा। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, पता नहीं, चेक करते हैं। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक के अंदर अगर इनइलास्टिक के अंदर ये प्राइस को 50% से भी बढ़ाता है तो क्वांटिटी 10% से कम होगी और इसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसके अंदर रेवेन्यू कम हो रहा हो, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, बी नहीं हो सकता। परफेक्टली इलास्टिक के अंदर तो आप सबको पता है कि परफेक्टली इलास्टिक में अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो यू आर आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सस्ते वाले से खरीद लेगा। तो अगेन ये सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर आप प्राइस को 10% से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी 10% से कम हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर बचता है ए फॉर एप्पल, ठीक है, इलास्टिक डिमांड, सही। 8, what does specialization increase the productivity of employee? Why does specialization increase the productivity of the employee? क्यों? वर्कर्स लूज इंटरेस्ट इन देयर जॉब? नहीं भाई, बोल रहे फायदा बताओ। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस? नहीं भाई, क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट तो कम हो जाती है, ये कह रहा है एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। स्टाफ टर्नओवर इज हाई? नो। टाइम इज सेव बाय नॉट मूविंग बिटवीन टास्क, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब बंदा बार बार एक ही चीज करता है, ठीक है, he keeps on performing the same task again and again, ओके, ठीक है, चलूं आगे। चलो, in recent years some central banks have reduced interest rate below 1% per year, ठीक है भाई। What is the purpose of this monetary policy? इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, to discourage lending by the commercial bank, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, ठीक है। अच्छा पहले बता दो, इंटरेस्ट रेट को अगर कम करेंगे तो उससे होगा क्या, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, आ जाओ। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग सेव कम करेंगे, जब वो सेव कम करेंगे तो वो स्पेंड ज्यादा करेंगे, और स्पेंड ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, सही है। अब हम लोग पहले गलत ऑप्शन ढूंढते हैं। फर्स्ट लेट्स फाइंड द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है।
टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, नहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। देखो एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को कौन सी इन्फ्लेशन कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो कंट्री में इन्फ्लेशन तो आ जाएगी, तो डी तो नहीं हो सकता किसी सूरत। टू इंक्रीज इंडिविजुअल सेविंग, भाई जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग सेव थोड़ी करते हैं, लोग तो स्पेंडिंग कर रहे हैं। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर जो है वो बोरो ज्यादा करेगा, ठीक है, और बोरो ज्यादा करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बिल्कुल बी इज योर आंसर, ठीक है, बी इज योर आंसर, सी भी नहीं हो सकता। टू डिस्करेज लेंडिंग, लेंडिंग डिस्करेज थोड़ी हो रही है, लेंडिंग तो एनकरेज हो रही है ना, बोरोवर बोरो ज्यादा कर रहा है, लोग बोरो ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका आंसर है बी, ठीक है, योर आंसर इज बी, सही। ये एक सेकंड का एमसीक्यू है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ अ फैमिली सेव्स? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टैक्स नो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन नो, रिलायबिलिटी नो। भाई उसकी इनकम कितनी है वो डिटरमाइन करेगी कि वो कितना सेव करेगा, ठीक है। 11 पे आओ, 11 वाला कर दो प्लीज। The table shows change in real income for a number of occupation between 1985 and 2015, ठीक है। अच्छा मुझे पहले बताओ रियल इनकम कौन सी इनकम होती है? रियल इनकम, ठीक है, रियल इनकम, रियल इनकम वो होती है जो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट होती है। रियल इनकम वो इनकम है जो इन्फ्लेशन रेट के एडजस्ट होने के बाद बच जाती है। तो रियल इनकम वो है जो है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। अच्छा ये ऑक्यूपेशन दिया हुआ है और ये चेंज इन रियल इनकम दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट कुड बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? पहले मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। डॉक्टर 153, लॉयर 114, अकाउंटेंट 60, ब्रिकलेयर्स 37, बस एंड कोच ड्राइवर 19, फॉर्क लिफ्ट ट्रक ड्राइवर -5, ठीक है। तो देखो मैंने 1000 बार बताया था केस स्टडी पढ़ाते वक्त भी कि टेबल के अंदर सबसे पहला मकसद आपका यही होता है कि आप चेक करते हो हाईएस्ट लोवेस्ट क्या है, ठीक है, हाईएस्ट लोवेस्ट क्या है, या फिर लार्जर ग्रेटेस्ट, लार्जर स्मॉलेस्ट, कुछ भी ऐसा चेक करो। तो all occupations were better off in 2015 than in 1985, ठीक है। नहीं नहीं ऐसी कोई इसमें 1985 का टेबल ही नहीं दिया और 2015 का भी अलग से कोई टेबल नहीं दिया इंडिविजुअल के, हम लोग इसको कंपेयर करके बताएं, तो 11 का ए तो नहीं हो सकता। forklift drivers earned the lowest wage in 2015, कह सकते हैं। Doctors have earned more than lawyers since 1985. Doctor have earned more than lawyers since 1985. यार ये तो रियल इनकम बता रहा है, ये इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट होने के बाद की इनकम बता रहा है, ये नॉमिनल इनकम थोड़ी बता रहा है, ये डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी बता रहे हैं, तो रियल इनकम बता रहे हैं इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट होने के बाद। प्रोफेशनल रिसीव्ड हायर परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम देन मैनुअल वर्कर। प्रोफेशनल्स नो, प्रोफेशनल्स का भी हमें कुछ भी नहीं पता कि प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं हायर परसेंटेज ऑफ इनकम रिसीव कर रहा है या फिर नहीं रिसीव कर रहा। वी डोंट नो अबाउट प्रोफेशनल्स एज वेल, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स अर्न द लोवेस्ट वेजेस इन 2015। यार अगर ये -5 में दी हुई है ना तो ये -5 इसका चेंज है रियल इनकम का, इसका रियल इनकम का चेंज है, सही है। तो ये जो डॉक्टर्स वगैरह हैं ये प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना, तो इनको सबसे ज्यादा वेज मिली है। डॉक्टर्स रिसीव हायर परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम देन मैनुअल वर्कर। बिल्कुल ये जो डॉक्टर वगैरह हैं ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर यही है, सही है। देख लो ये डॉक्टर को सबसे ज्यादा वेज मिली है, मैंने बोला था ना कि सबसे पहले हाईएस्ट स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट हाईएस्ट लोअर ये चेक कर लिया करो, ठीक है। भाई ये डॉक्टर, ये लॉयर, ये अकाउंटेंट, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इन सबको ज्यादा वेज मिली है भाई। और ये जो फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर इसको सबसे कम वेज मिली है, मतलब इसकी इस रियल इनकम से एडजस्ट होने के बाद इसकी सबसे कम वेज है। तो सबसे ज्यादा जो कंक्लूडेड आंसर बनता है इस टेबल का वो डी वाला बनता है, ठीक है। नहीं भाई क्या हो गया, ड्राइवर से क्यों कंपेयर करो इनको? डॉक्टर अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है, लॉयर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, अकाउंटेंट सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, और टीचर तो किसी गिनती में ही नहीं आता, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, ठीक है। क्या डिफरेंस है भाई कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव के दरमियान? The market structure of the production process, the output that the production process creates, the resources, the size, करके दो।
चलो आओ करते हैं। द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, नहीं। द आउटपुट दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट्स, नहीं। द रिसोर्सेज ऑन विच द प्रोडक्शन रिलाइज, यस। द साइज ऑफ द फर्म दैट यूजेस द प्रोडक्शन प्रोसेस, नहीं भाई, वॉफिल एक छोटी सी दुकान है लेकिन वो भी मशीन यूज करता है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसका आंसर सी बनता है, इसमें कुछ था ही नहीं डिस्कशन का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। तो बस आंसर ढूंढो। द डिक्रीज इन एवरेज रेवेन्यू, नहीं। द डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, नहीं। इंक्रीज इन एवरेज टोटल कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस। बताओ कौन सा होगा, सी डी? सी होगा ना भाई, सी होगा ना, एवरेज कॉस्ट है ना भाई, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, देखो बच्चे का ये भी गलत हुआ था, कुछ बच्चों का ये भी गलत हुआ था, उन्होंने पढ़ा सही से नहीं भाई। नीचे वाला टोटल कॉस्ट है, ऊपर वाला एवरेज टोटल कॉस्ट है। ठीक है, बता देता हूँ, रुक जा। विच एरिया विच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स दी फर्म्स फिक्स कॉस्ट? ऐसा एमसीक्यू मैंने कल करवाया है, कल करवाया मैंने ऐसा एमसीक्यू। ठीक है, विच डायग्राम शोज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म? इधर आ जाओ भाई, मुझे बताओ जरा। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर मैं इधर छोटी छोटी डायग्राम बना देता हूँ। ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ये किसकी है, ये है फिक्स कॉस्ट की लाइन। ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ये किसकी लाइन है, ये है वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, जो ओरिजिन से शुरू हो रही है। तो अगर मैं अब इसी डायग्राम को बनाऊं तो ये हो गई फिक्स कॉस्ट, ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले बताओ, ये लाइन है फिक्स कॉस्ट की, ये लाइन है टोटल कॉस्ट की, और ये लाइन है वेरिएबल कॉस्ट की। तो मुझे बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है कि टोटल कॉस्ट में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का एरिया क्या होगा, W से लेके किसके दरमियान तक, X के दरमियान जो एरिया है वो किसका एरिया है, वो एरिया है फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, सही, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है सबको, 14 तक। ये जो टोटल कॉस्ट है ये दो चीजों को मिला के बनी है, फिक्स कॉस्ट और किसको मिला के बनी है, वेरिएबल कॉस्ट। और हमें सवाल कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट निकाल के दो ना। तो अगर मैं इस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट है W और ये वेरिएबल कॉस्ट है X। तो इन दोनों में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इन दोनों का ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसलिए मैंने A मार्क करा। ठीक है, अब क्लियर है। अब मुझे 15 कर दें, 15 बहुत इजी है। An entrepreneur buys a workshop. An entrepreneur buys a workshop for $2 lakh to make plastic boxes. ठीक है, in the first year he spent 70,000 on material, employs 10 production worker paid by the amount produced piece rate at a total cost of 80,000 and buys 2 delivery vehicle for 10,000 each. What are his total variable cost? मुझे ये बताओ जरा सबसे पहले कि इसने एक वर्कशॉप बाय करी है 2 लाख की। ठीक है, पहले साल उसने 70,000 मटेरियल के ऊपर लगाए, और मटेरियल वेरिएबल है, वेरिएबल है मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट है। जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये बात फिक्स है। अच्छा, फिर इसने 10 वर्कर को रखा है और कितनी कॉस्ट पे, 80,000 दी। लेबर भी वेरिएबल है, जितनी ज्यादा लेबर रखोगे उतनी ज्यादा वेज देनी पड़ेगी। ठीक है, और 2 डिलीवरी व्हीकल 10,000 के ऊपर। तो डिलीवरी व्हीकल तो उसने जो बाय करे वो फिक्स कॉस्ट है ना इसकी। तो इधर मैं सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूं कि ये जो आपका मटेरियल और ये जो आपका लेबर है ये वेरिएबल होते हैं दोनों। ठीक है, सही है। और ये जो आपकी व्हीकल्स है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। सवाल पूछ रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो आप इसको बोलोगे सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 70,000 प्लस 80,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150,000। सही है, तो आपका आंसर बी बनता है। ठीक है,
what is most likely to cause a rise in the rate of inflation in an economy? नहीं कोई वर्किंग देनी भाई. What is most likely to cause a rise in the rate of inflation in an economy? बताओ. एग्रीगेटेड डिमांड, एक सेकंड में हो जाना चाहिए. एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है. और इन्फ्लेशन दो वजह से आती है. एक आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से जिसको डिमांड पुल, और एक आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से. तो पहला फॉल इन इंपोर्ट प्राइस, नो. अ फॉल इन वेज रेट, अगर वेज रेट कम होगी तो एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो जाएगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी. तो बी नहीं हो सकता. अ राइज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रोड्स वगैरह ज्यादा बनेंगे तो उससे जॉब ज्यादा क्रिएट होगी. जब जॉब ज्यादा होगी तो उससे इनकम ज्यादा क्रिएट होगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है. तो इसका आंसर सी है. अ राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं. ठीक है. सही है. क्यों नहीं हो सकता ये भी सुन लो भाई. अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास इनकम कम है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो गई ना. तो एग्रीगेटेड डिमांड तो कम हो जाएगी. हमें ढूंढना है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाला रीजन. ठीक है. अच्छा आओ. The government increases taxation in order to fund an increase in spending on government training scheme. Which policy combination would this involve? गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन इंक्रीज कर रही है ताकि वो फंड कर सके. ठीक है. मुझे बताओ, ये इसने एक जगह पे गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए टैक्सेशन का नाम करा है. मुझे बताओ, फिस्कल का जो वर्ड है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में एक चीज होती है बजट. कितनी बारी एमसीक्यू आ चुका है. बजट दो चीजों का डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेवेन्यू. ठीक है. सही है. तो अब आपको आंसर आधा मिल गया है. अच्छा, ये ट्रेनिंग स्कीम के ऊपर काम करे. जब ये ट्रेनिंग देगा तो एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी, और जिस पॉलिसी के थ्रू हम लोग एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी. क्या कहते हैं? सप्लाई साइड पॉलिसी. तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल एंड सप्लाई साइड. तो ना इसका ए है, ना इसका सी है, ना इसका डी है. ठीक है. सही. 17 तक आई होप सबको क्लियर होगा. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, ये जो 18th वाला एमसीक्यू है ना, 18th वाला एमसीक्यू, इस पे मैं पूरे 5 मिनट लगाऊंगा. 18th वाला एमसीक्यू मैं पूरे 5 मिनट लगाऊंगा. इसको बहुत सुकून से कर लेना. ये अगर आ गया तो गलत होगा. इसलिए गलत होगा क्योंकि ये एमसीक्यू के अंदर आता है, ये सिलेबस में नहीं पढ़ाई गई है ये चीज, तो आपको गौर करना पड़ेगा. ठीक है. तो 18th वाला पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं आपको करा देता हूँ. बहुत ईजी है. The diagram shows the effect of imposition of tax on a product. ठीक है. पहले मुझे इतना बता दे कि इसने गुड के ऊपर टैक्स लगाया, तो जो गुड के ऊपर टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई क्या हो जाती है? सप्लाई जो है वो आपकी कम हो जाती है. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स से आपकी सप्लाई कम हो जाती है. सही. ये बात तो सब मानते हैं. अच्छा, तो अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर सप्लाई कर्व S1 से किधर शिफ्ट मारा है? S2 के ऊपर शिफ्ट मारा है. ठीक है. S1 से किसके ऊपर शिफ्ट मारा? सप्लाई कर्व S2 के ऊपर. सही है. अब ये पूछ रहा है विच एरिया रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट. सही है. अब मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, जरा गौर करना. ठीक है. अच्छा, और ये डायग्राम प्लीज कॉपी कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको लाजमी कॉपी कर लेना अगर तुम लोगों का दिल है तो. अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैंने एक्सेस बना दी. ठीक है. सही है. इधर मैंने लिख दिया प्राइस और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड. सही. अच्छा, ये मैंने बना दिया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये मैंने बना दिया सप्लाई कर्व, जहां पे दोनों इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम, वहां से क्या डिटरमाइन होगी? प्राइस और क्वांटिटी. ठीक है. ये हो गई आपकी प्राइस और ये हो गई आपकी क्वांटिटी. ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब बताओ, आपकी सप्लाई जो है वो कम होगी तो आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड. ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा. ठीक है. नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ पहले तो, जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा. सप्लाई कर्व किधर चला गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ. तो अब आपकी ये न्यू प्राइस हो गई और ये न्यू इक्विलिब्रियम हो गया और ये न्यू क्वांटिटी हो गई. ठीक है. तो ये हो गई आपकी प्राइस P1, ये हो गई आपकी क्वांटिटी Q1 और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम E1. ठीक है. और ये मूवमेंट हो गई. अब याद रखना,
दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस न्यू क्वांटिटी से निकलेगा। कहां से निकलेगा? न्यू क्वांटिटी। मुझे बताओ न्यू क्वांटिटी कौन सी है? क्वांटिटी Q1, और क्वांटिटी Q1 के दरमियान मुझे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो ऑलरेडी निकला हुआ है। देखो ये E1 से लेके A तक, ये जो E1 से लेके A तक है ना, ये जो E1 से लेके A तक वर्टिकल डिस्टेंस है, ये नई क्वांटिटी से निकला है। और ये दो सप्लाई कर्व के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस है। अगर आप देखो तो ये देखो दो सप्लाई कर्व के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस, ये देखो दो सप्लाई कर्व के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस निकला हुआ है। इस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पर यूनिट टैक्स। ये क्या है? पर यूनिट टैक्स। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, ये वैसे एएस में पढ़ाई जाती है बात, लेकिन इसका एमसीक्यू में आ जाता है। ये जो E1 से लेके ए तक के दरमियान मैंने डिस्टेंस निकाला है ना, ये हमेशा न्यू क्वांटिटी से आएगा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं पर यूनिट टैक्स। क्या कहते हैं? पर यूनिट टैक्स। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल, मुझे बताओ प्राइस कौन पे करता है? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? कौन पे करता है प्राइस? कौन पे करता है प्राइस? कौन पे करता है? कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर? कंज्यूमर पे करता है ना। तो ये सवाल क्या पूछ रहा था कि प्राइस का ऐसा कौन सा एरिया है जो कि कंज्यूमर पे करेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पूरा बॉक्स है, इसका इतने का गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। ये जो पूरा बॉक्स है, इतने का गवर्नमेंट ने क्या लगाया? टैक्स लगाया है। इस टैक्स का कुछ हिस्सा कंज्यूमर पे कर रहा है, और जो बच जाएगा वो कौन पे करे? वो कौन बेयर करेगा? प्रोड्यूसर। क्या बोला? ये जो E1 से लेके A तक का बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स का कुछ हिस्सा जो है वो कौन पे कर रहा है? कुछ हिस्सा कंज्यूमर पे कर रहा है, और कुछ हिस्सा कौन पे करेगा? प्रोड्यूसर पे करेगा। तो जो कंज्यूमर वाला है वो प्राइस का एरिया है, और जो प्रोड्यूसर वाला है वो नीचे वाला एरिया है। ओके चलो अब देखो मैं इधर क्या लिख रहा हूं। ये जो P से P1 वाला एरिया, ये कंज्यूमर पे कर रहा है, और ये जो है ये प्रोड्यूसर पे कर रहा है। तो ये जो एरिया P2 P1 है, इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर बर्डन। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर बर्डन। और जो ये जो P से P1 के बाद वाला जो एरिया है, जो नीचे है प्राइस P के, बिलो प्राइस P का जो एरिया है, वो किसका बर्डन होगा? वो होगा प्रोड्यूसर का बर्डन। तो अब अगर मैं इसी डायग्राम को उठा के इधर ले जाऊं, तो अब देखो मैं क्या करता हूं। इधर इधर देखो, ये आपका पुराना इक्विलिब्रियम था, ये आपकी पुरानी प्राइस थी, और ये आपकी पुरानी क्वांटिटी थी। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम था, ये आपकी न्यू प्राइस थी, और ये आपकी न्यू क्वांटिटी थी। दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस न्यू क्वांटिटी से निकलेगा। E1 से लेके ये A तक मैंने वर्टिकल डिस्टेंस निकाला। इसका ये जो ब्लू वाला एरिया मैंने मार्क करा है, ये किसका बर्डन है? ये किसका बर्डन है? ये कंज्यूमर का बर्डन है। और जो मैंने पर्पल वाला एरिया मार्क करा है, बॉक्स बनाया, ये किसका बर्डन है? ये प्रोड्यूसर का बर्डन है। ठीक है, बोलो समझ आया? आप लोगों को समझ आया? बोलो भाई। अब मुझे आंसर ढूंढ के दो, अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये कंज्यूमर पेयर कर रहा है, और ये जो बच जाएगा ये प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है टैक्स का हिस्सा। ठीक है हम ना, इसलिए ये आंसर बनेगा आपका ए। ठीक है, दिस आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, क्योंकि जो यू और वी वाला एरिया है वो कंज्यूमर अपनी जेब से दे रहा है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टैक्स का हिस्सा है जो कौन पे कर रहा है अपनी जेब से? कंज्यूमर पे कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 18 का ए बना है। ठीक है, एक मिनट ले रहा हूँ, चलो आ जाओ। Why might a government decide to subsidize a high cost steel industry? सब्सिडी क्यों देते हैं भाई? सब्सिडी इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सको। इफ चीपर इंपोर्ट्स ऑफ स्टील आर इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओ भाई, ये कौन कौन पागल कहता है कि इंपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है? ये देखो कैसी उल्टी सीधी बातें लिखता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वर्सन होता है, बीओपी नेगेटिव में जाता है। देखो उल्टी सीधी बातें लिख के देता है। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू सक्सेस ऑफ अदर इंडस्ट्री। भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सब्सिडी क्यों देगी गवर्नमेंट यार? पागल है क्या वो? वैसे ही आउटपुट और जीडीपी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? आउटपुट एंड जीडीपी का बढ़ना। तो जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ रहा होगा तो गवर्नमेंट क्यों देगी सब्सिडी भाई? ठीक है। इफ रिडंडेंट स्टील वर्कर्स कैन इजीली बी रीट्रेंड। नहीं भाई, तभी भी नहीं देगी। इफ अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड इंक्रीजिंग। ठीक है,
अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी तो ही गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है, बिल्कुल डी इसका आंसर है, सही है। The table shows possible sequence between rate of interest and other economic variable. Which sequence is most likely? यार अभी हमने ऐसा करा है, मैं वापस अभी करा देता हूँ, इधर देख लो जरा, देखो मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर के बारे में इसने बोला है, डायरेक्ट बोरोवर की बात करो, बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा, जब वो बोरो ज्यादा करेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो जॉब ज्यादा क्रिएट होगी, इनकम ज्यादा क्रिएट होगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, तो यू गॉट योर आंसर, सही है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, बोरोइंग इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखो कुछ एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो हम 1 सेकंड में करेंगे, जिसके अंदर हम बाकी ऑप्शंस को चेक भी नहीं करेंगे, सही, ठीक है। नहीं 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 भाई, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स बोरोवर्स एंड सेवर्स। Why is the HDI Human Development Index a better measure of living standards and GDP per head? भाई देखो, ये पूछ रहा है कि एचडीआई एक बेटर मेजर क्यों है, मैंने बताया भी ये थे कि एचडीआई के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है एचडीआई के अंदर, एचडीआई के अंदर हेल्थ एजुकेशन आता है, एचडीआई के अंदर इयर्स ऑफ स्कूलिंग आता है, ये सारी चीजें एचडीआई के अंदर आती हैं क्योंकि एचडीआई लिविंग स्टैंडर्ड्स का मेजर है। तो मुझे बताओ, इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन आउटपुट, आउटपुट का चेंज जो है ना वो जीडीपी पर हेड निकालने में काम आता है, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री, तो ए नहीं हो सकता। इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी नहीं आता, ठीक है, मैं वीडियो बना के भेजूंगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा, इसका आंसर सी है, ठीक है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, नहीं भाई ये भी नहीं लेता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन्फ्लेशन काउंट नहीं होती, 21 का आंसर सी है, ठीक है। मैं एचडीआई हो गया, सीबीआई, आरबीआई हो गया, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है। 22 एंड 23 आर रिपीटेड एमसीक्यूज, रिपीटेड एमसीक्यू है, आओ मैं कराता हूँ। What describes frictional unemployment? देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब बंदा वॉलंटरीली का मतलब अपनी मर्जी से छोड़ देता है, या तो उस बंदे को रिडेंडेंट कर दिया जाता है, मतलब वो जॉब ही अब अवेलेबल नहीं होती है, या तो फिर उसको डिसमिस कर दिया जाता है। जब वो बंदा अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देता है तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय जनरल फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से होती तो वो होती साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल, ठीक है, सिक्लिकल बर्गर कहते हैं इसको, हम देसी लोग मेमन लोग इसको साइक्लिकल ही कहते हैं, ठीक है, बोलना आता है भाई हमें भी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय द टाइम ऑफ द ईयर, ये इसको कहते हैं सीजनल, ठीक है, जो सीजन वाइज वेरी करती है, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा फिर एक और होती है अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय वेजेस बीइंग टू हाई, ये वाली भी एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय वर्कर सर्चिंग फॉर जॉब, भाई उसने ये जॉब क्यों छोड़ी थी, वॉलंटरीली छोड़ी थी, ये सोच के छोड़ी थी कि उसको एक बेटर पेड जॉब मिल जाएगी। तो जब इसको है ना उर्दू में याद करा, जब बंदे के अंदर मस्ती होती है ना ज्यादा पैसा कमाने की, तो वो बोलता है यार पुरानी वाली जॉब को छोड़ो, नई जॉब मिल जाएगी ज्यादा पैसों की, तो वो होता है फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। उसने वॉलंटरीली किसी कॉज की वजह से भी छोड़ सकता है वो, ठीक है। In January 2016, the rate of inflation in a country changed from 3% to 2%. In March 2016, the rate of inflation was 4%. What happened to the price level in January and March? भाई इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में गया है, नेगेटिव में गया नहीं ना, तो प्राइस क्या हुई है दोनों साल, बढ़ी है कम हुई है। देखो 3 चीजें मैं इधर लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लेना, इसको काम आएगी आप लोगों को। देखो 3 चीजें होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना। एक चीज होती है डिसइन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है कि प्राइस इज स्टिल इंक्रीजिंग, प्राइस अब भी बढ़ रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, प्राइस इज स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ स्लोअर रेट,
ठीक है। फिर एक होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल का कम होना। डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस लेवल का कम होना। सही है। अब मेरी बात सुनो, मैं ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। देख लो भाई, फिर नहीं बोलना नहीं करवाया। देखो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, सही है। चलो अब बताओ, ये जो पहला वाला है ना, ये जो पहला वाला, ये है इन्फ्लेशन। ठीक है। ये जो दूसरा वाला है ना, ये है डिसइंफ्लेशन। और ये जो तीसरा वाला है ना, ये है डिफ्लेशन। क्योंकि डिफ्लेशन में प्राइस लेवल किस में चला जाता है? नेगेटिव में। तो आओ एक्सेस चेक करते हैं। ये वाली जो एक्सेस है ना, ये है पॉजिटिव की एक्सेस और ये है नेगेटिव की एक्सेस। ठीक है, सही। तो अब अगर आप ये देखो ना, तो ये जो पहली वाली लाइन है ना, इसका मतलब है प्राइस बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ी है तो इन्फ्लेशन है। ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये है डिसइन्फ्लेशन की। भाई प्राइस अब भी बढ़ रही है, प्राइस लेवल इज स्टिल इन पॉजिटिव, लेकिन रेट स्लो हो गया है। और इसमें तो हाई नेगेटिव में ना प्राइस लेवल, तो उसको तो डिफ्लेशन कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों को देखो, तो पहले 3% टू 2% है। पहले 3% टू 2% है ना। सही है। जनवरी के अंदर कितना हो गया? 3% टू 2%। मतलब जनवरी के अंदर क्या है? जनवरी के अंदर क्या, इन्फ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन? प्राइस लेवल अब भी बढ़ा है लेकिन रेट स्लो हो गया है। तो ये जनवरी के अंदर क्या है? ये है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है। और इधर क्या है? इधर है इन्फ्लेशन। ठीक है। तो दोनों में प्राइस तो बढ़ रही है ना, रेट रेट का फर्क है। प्राइस तो दोनों में बढ़ रही है। ठीक है, जीरो कुछ भी नहीं होता भाई। सही है। What usually happens as a developing country becomes more developed? एक डेवलपिंग कंट्री मोर डेवलप हो जाएगी तो उससे होगा क्या? भाई एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री में चेंज हो गई है। तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर है ना, टेरिटरी सेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है। और डेवलपिंग के अंदर कौन सा सेक्टर ज्यादा होता है? डेवलपिंग के अंदर प्राइमरी सेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर एक कंट्री डेवलप्ड हो गई है तो अब प्राइमरी तो होगा नहीं उसके अंदर, तो डी तो गलत हो गया। सही है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीजेस, द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस, द एवरेज रेट एज ऑफ पॉपुलेशन फॉल्स। ये भी बेकार बात लिखी हुई है इसने 24A। अब बी या सी में से कोई एक आंसर है, आप बता दो। अगर एक कंट्री मोर डेवलप्ड होती है तो उसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगा। भाई ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक बच्चे ने पूछा था तो वो सुन लो भाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि बच्चा जो है वो पैदा होते साथ ही मर जाता है। तो जब एक इकोनॉमी डेवलप्ड होगी तो डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ एजुकेशन वगैरह होती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर बी बनता है। ठीक है। Given the following information, which country is most likely to have the highest standard of living? ठीक है। 25. Given the following information, which country is likely to have the most highest standard of living? 25 बता दो मुझे प्लीज जल्दी से। 25 बहुत इजी यार, बिल्कुल इसमें कुछ है नहीं डिस्कशन करने का। आई डोंट थिंक सो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका, उस कंट्री का ज्यादा है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो। ठीक है। जिसके अंदर डेथ रेट कम हो। सही है। जिसके अंदर बर्थ रेट भी नॉर्मल हो। ठीक है, तो उसका आंसर डी बनता है। चलो 26 और 27 कर दो मुझे। इन अ कंट्री द बर्थ रेट इंक्रीज्ड बट द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू अदर फैक्टर्स टू कॉज दिस? ठीक है। अ फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बट नो चेंज इन डेथ रेट। नहीं, ये ए गलत है। अ फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी बट नो चेंज इन डेथ रेट।
अगर डेथ रेट में कोई चेंज नहीं आएगा तो पॉपुलेशन के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अ राइज इन नेट इमिग्रेशन बट नो चेंज इन द डेथ रेट, ठीक है। अगर इमिग्रेशन होगी, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा वर्कर बाहर जाएगा तो हमारी पॉपुलेशन गिरेगी और बर्थ रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट कुछ नील ऑफ होगा। नो चेंज इन इमिग्रेशन बट द डेथ रेट रोज, ये इससे जो है ना वो 26 का सी है, ठीक है। इससे पॉपुलेशन वाकई में डिक्रीज होगी कि कोई माइग्रेशन नहीं, कोई आना जाना नहीं है और डेथ रेट बढ़ रहा है, तो जब लोग मर रहे होंगे तो आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। द डेथ रेट फेल विद नो चेंज इन माइग्रेशन, भाई अगर डेथ रेट कम हो जाएगा, लोगों का इंतकाल नहीं होगा, लोग नहीं मरेंगे और कोई लोग आना जाना नहीं होगा, कोई मोबिलिटी नहीं होगी लेबर की, कोई बंदा आ नहीं रहा, कोई बंदा मुल्क से जा नहीं रहा, तो पॉपुलेशन का आई डोंट थिंक सो कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। पॉपुलेशन उल्टा इंक्रीज होनी चाहिए, सही है, क्योंकि डेथ रेट गिर रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा, तो 26 का सी बनता है। The US government decides to reduce the size of the quota on a good it buys from China. What is likely to happen? भाई कोटा क्या होता है? कोटा होता है physical limit on quantity of imported good. Physical limit on quantity of imported good. इसको क्या कहते हैं? इसको कोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? Physical limit on quantity of imported good. इसको कोटा कहते हैं। What is likely to happen? उसने कोटा का साइज रिड्यूस कर दिया है, मतलब आप जितने गुड्स चाइना से मंगाना चाह रहे हो वो आप मंगा सकते हो, ठीक है। द गुड्स विल बिकम चीपर इन द यूएस, भाई इससे गुड सस्ता नहीं होता, ये कोटा है, ठीक है। द यूएस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल वर्सन, नहीं भाई। द यूएस गवर्नमेंट रेवेन्यू विल डिक्लाइन, नो। देयर विल बी लेस ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इनटू द यूएस, भाई जब यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि अब वो जो अपना साइज ऑफ कोटा है उसको रिड्यूस करेगा चाइना से जो बाय करता है, तो फिर उसकी वजह से वो अब लेस गुड्स इंपोर्ट होंगे ना, ठीक है। उसकी वजह से लेस गुड्स इंपोर्ट होंगे, भाई भी नहीं हो सकता यार, सही है। देखो भाई वर्डिंग का गेम है, ये कह रहा है टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोटा, मतलब तुम पहले जितनी गाड़ियां मंगा रहे थे उससे अब और कम मंगवाओगे, सही है। चलो 28, the world demand for oil is inelastic and oil is paid for in US dollar, ठीक है भाई। if the price of oil falls rapidly, how might it affect the exchange rate of US dollar? डिमांड क्या है? डिमांड इनइलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक डिमांड है और अगर प्राइस ज्यादा से भी गिर जाए तो क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी? थोड़े से बढ़ेगी और टोटल रेवेन्यू जो है वो गिर जाएगा। टोटल रेवेन्यू बेसिकली इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, ठीक है। और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर गिरेगा तो हमें पेमेंट्स कम करनी पड़ेंगी। जब हम पेमेंट्स कम करेंगे तो फिर हम अपनी करेंसी को कम सेल करेंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? जब हम पेमेंट कम करेंगे तो पेमेंट कैसे करते हैं भाई? करेंसी को बेचते हैं ना, तो करेंसी की सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या क्या हो जाती है? जब हमें पेमेंट ज्यादा करनी होती है तो हम करेंसी को बेचते हैं, तो करेंसी की सप्लाई बढ़ती है। अब हमें पेमेंट कम करनी है तो अब हम करेंसी की डिमांड कम करेंगे ना, ठीक है। तो हम अपनी करेंसी रुपी को कम बेचेंगे, हम अपने रुपी को कम बेचेंगे। क्यों कम बेचेंगे? क्योंकि अब हम इंपोर्ट कम करें तो हमें यूएस के डॉलर में पेमेंट भी कम करनी है, तो डिमांड फॉर यूएस डॉलर क्या होगी? डिमांड फॉर यूएस डॉलर कम हो जाएगी भाई। हर बंदा पेमेंट करता है उसको उसकी करेंसी में, तो जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें यूएस डॉलर की डिमांड भी हम कम करेंगे ना, क्योंकि हमें पेमेंट भी कम करनी है, हमें अपनी करेंसी भी कम बेचनी पड़ेगी। तो यूएस के डॉलर की जब डिमांड कम होगी तो यूएस का डॉलर किस में मौजूद होगा? सरप्लस में। और जब सरप्लस में होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब सरप्लस में होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सरप्लस में होगा तो कोई भी चीज सरप्लस में होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सही है। इसका आंसर सी है, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज है भाई? बहुत इजी है, स्पेशलाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज है? डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लोबल आउटपुट, नहीं भाई क्या हो गया? इंक्रीज एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, नहीं एवरेज कॉस्ट तो कम होती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल, ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है, फायदा थोड़ी पूछ रहा है।
ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर इकोनॉमी, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक चीज में स्पेशलाइज होते हो तो आपको बाकी दूसरे गुड्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। 30 last. A large amount of agricultural products in a country were damaged by floods. What is likely to have happened to the price of agricultural products and the volume of imports of agricultural products? भाई जब डैमेज होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। डी 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 डी, ठीक है। तो नाउ वी विल हैव अ क्लास एट नाइट। मैं February March 2023 कराऊंगा रात में, ठीक है, सही है।